स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शक्ति बैच। यस, तो यार कैसे हो आप सब? आई होप फर्स्ट सेशन आप सभी ने अटेंड किया है एंड आपको उससे हेल्प जरूर मिला है। यस, तो आज उसी की तरह एक अमेजिंग सेशन के साथ मैम आपके पास वापस आ गई हैं। यस, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बच्चे हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, अगर आप अपनी बात करो, अपने अराउंड सब चीजें देखो बच्चे, क्या है? सब एटम से बनी हुई है। चाहे एक पेज ले लो, चाहे एक पेन ले लो, कोई भी छोटी से छोटी चीज, इट इज मेड ऑफ एटम्स। यस, तो हमें उन एटम्स के बारे में स्टडी करना तो इंपॉर्टेंट है। यस, ऑल्सो उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस क्या क्या होती हैं, कैसे हमें इसको बेस्ट अप्रोच करना है, अगर कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो इन सभी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी इस अमेजिंग सेशन के लिए रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस मैम, तो अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें ये पता है कि एटम्स के अंदर क्या क्या होता है। मैम एटम्स के अंदर सुना है थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी तो आप ही बताने वाले हो, कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। एंड ऑल्सो इनके नंबर्स बच्चे इतने ज्यादा होते हैं कि आप उसको 1 2 3 ऐसे तो नहीं मेजर कर सकते, नहीं। इसीलिए साइंटिस्ट ने आपका काम आसान किया। यस, उन्होंने आपके लिए लाया मोल। यस, तो यानी कि एटम्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा मोल की नॉलेज होना जरूरी है। तो हम उसी के बारे में बच्चे डिस्कस करने वाले हैं। पहले कुछ मोल कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर। राइट, तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। मैम ये कहाँ ले आए? ये क्या है? तो ये मैम आपको ले आई है सब्जी मंडी में। वाह, सब्जी मंडी में आ गए। यस, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बनानास दिख रहे हैं, आपको ग्रेप्स दिख रहे हैं, आपको दाल दिख रही है, ये दालें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको मैम समझाना क्या चाहती है। देखो यार, जब भी आप कहीं भी कोई भी सब्जी वब्जी लेने जाते हो, अगर आप बनाना वाले भैया के पास जाओगे तो आप उन्हें क्या बोलोगे कि भैया 5 बनानास दे दो, 10 बनानास दे दो, या फिर ऐसे बोलते हो कि 1 दर्जन बनाना दे दो, बोलते हो ना? यस मैम, तो यानी कि यहां पर आप क्या बोलते हो कि 1 डजन दे दो। ठीक है, 1 डजन बोला आपने, और उसको समझ आ जाएगा कि 1 डजन मतलब कि वो आप उससे 12 बनानास मांग रहे हो। क्लियर है? यस, अब इधर आओ बच्चा, अगर आप ग्रेप्स लेने जाते हो तो क्या आप उसे ये बोलते हो कि 5 ग्रेप्स दे दो, 10 ग्रेप्स दे दो? नहीं ना, क्योंकि 5 10 ऐसे गिनने में तो उसको जमाना लग जाएगा। अगर ऐसा बोला भी ना आपने तो कहेगा ये लो और खुद ही ले लो, मैं तो नहीं दे पाऊंगा ऐसे एक एक गिन के। आप बोल दो कि 150 ग्रेप्स दे दो। राइट? यस, तो यानी कि यहां पर अगर हम इसको मेजर करते हैं तो हम इसको केजीज में मेजर करते हैं, ग्राम्स में मेजर करते हैं। यस, सिमिलरली अगर आप दाल लेने जाते हो तो दाल लेने के लिए ये तो नहीं कहते कि 250 दाल दे दो, 500 दाल दे दो, नहीं ना। यस, तो यानी कि इसको भी मेजर करने के लिए हम केजी यूज करते हैं। तो आपने बच्चे यहाँ पर क्या किया, आपने अपना काम आसान करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज को, एक पूरा का पूरा, जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर है उसको आपने एक सिग्निफिकेंस दे दिया। जैसे कि अगर आप यहां पर बात करेंगे तो आपने एक डजन को 12 बोल दिया, ताकि बार बार आपको 12 14 ऐसे ना बोलना पड़े। आप सीधा बोलो कि यार 1 डजन दो, 2 डजन दो, आधा डजन दो, जितना भी आपको चाहिए डजन के हिसाब से आप मांग लोगे और उसे समझ आ जाएगा। सिमिलरली आप केजीज की बात करते हो तो यहां पर आपको केजीज के हिसाब से मिल जाते हैं। तो यानी कि सिग्निफिकेंस के लिए हम कुछ रेफरेंस वैल्यूज डाल देते हैं। राइट, तो कुछ ऐसा ही मोल कॉन्सेप्ट में हुआ कि हमारे बॉडी में इतने एटम्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10,000 इलेक्ट्रॉन है, कितना कैलकुलेशंस करोगे, पागल हो जाएंगे। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे डजन और ये सब रेफरेंस वैल्यूज हैं, सेम उसी तरह से उन्होंने आपको एक रेफरेंस वैल्यू दी, मोल। राइट, मोल को एक और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैम कहती है 1 मोल एप्पल, तो यानी कि मैम आपसे बात कर रही है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एप्पल्स की। राइट, सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया एवोगाड्रो नंबर ऑफ दाल, तो यानी कि दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 दाल। 1 मोल दाल भी इसी के बराबर है। यस मैम,
तो यहां से मुझे इतना समझ आ गया कि ये मोल मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है। परफेक्ट है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो मुझे समझ आ गया मैम। सेकंड चीज बच्चे क्या होगी, ये तो आ गया आपका नंबर की टर्म्स में, ठीक है। अगर मैं आपको मोल मास की टर्म्स में पूछूं तो मास की टर्म्स में क्या होगा यार, कोई भी ऐसी चीज जो 1 मोल है, उस 1 मोल चीज का जो भी मास होगा वो उसका मोलर मास होता है। क्या होता है बच्चे, मोलर मास। कैसे समझेंगे, मान लो मैंने बोला 1 मोल सोडियम, तो 1 मोल सोडियम से मैम का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स, है ना। इस पूरे 1 मोल का, इस पूरे इतने सारे सोडियम एटम्स का बच्चे जो भी मास होगा वो आपका मोलर मास होगा। यस मैम, और वो मास जो होता है वो आपको याद होता है दैट दिस इज 23 ग्राम्स, ठीक है। यस मैम, तो इस तरीके से आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है मैम। अब हम समझते हैं, अब अगर मैम आपसे इसके आगे और कुछ बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ H2O, तो अगर मैम 1 मोल H2O बोलती हैं तो आपको बच्चे समझ आ रहा है 1 मोल H2O यानी कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ H2O पूरा का पूरा 6.022 इंटू 10⁻23 H2O पूरा का पूरा, और इस पूरे के पूरे H2O का मास कितना होता है ये बच्चे 18 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो यानी कि ये इसका मोलर मास भी है। तो यहाँ पर जो ये मासेज हैं बच्चे, ये इनके मोलर मासेज हैं। तो अब से हमें मोलर मास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आ गया है ना। इसी तरह से एक वर्ड आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी एक एटम का मास, यानी कि अगर एक एटम का, सोडियम के एक एटम का मास की बात करूं तो वो उसका एटॉमिक मास होगा। एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स के मास की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, उसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। यस मैम, तो चलो यार मोलर मास समझ आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि अगर मैम आपसे पूछ लेती हैं, अगर मैम आपसे पूछ लेती हैं कि मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम में, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम में कितने मोल्स ऑफ सोडियम होते हैं। नाइस। यानी कि क्वेश्चन कैसे आएगा, दैट टेल मी द मोल्स इन 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जब मैं आपको बोलती हूँ कि 20, मेरे पास 24 बनानास है, ठीक है, मेरे पास 24 बनाना है, टेल मी कि मेरे पास कितने, टेल मी कि मेरे पास कितने डजन्स है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि 24 आपके पास है, यानी कि मेरे पास है। एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यानी कि आपके पास 2 डजन बनाना है। आपने बच्चा क्या किया, आपने इसको वैल्यू को लिया रेफरेंस, ये रेफरेंस वैल्यू थी जो हमने फिक्स कर रखी है, और ये आपकी वो वैल्यू थी जो आपने दी। दिस इज योर गिवन वैल्यू। हाँ बिल्कुल मैम। तो बच्चा सेम यही चीज आपको यहां करनी है। जब आप मोल्स निकालते हैं तो आप कहेंगे कि जो भी गिवन वैल्यू है, यानी कि यहां पर गिवन 23 ग्राम्स है, तो यहां पर हम गिवन वैल्यू लिखेंगे, डिवाइड करेंगे रेफरेंस वैल्यू से। अब मुझे मास दिया हुआ है तो मेरी रेफरेंस वैल्यू क्या होगी कि 1 मोल सोडियम का मोलर मास कितना है। 1 मोल सोडियम का मोलर मास मान लो 23 है, तो यहां पर 1 मोल जो है वो आपका आ जाएगा। सेम उसी तरह से अगर मैम ने आपसे पूछ लिया होता, अगर मैम ने आपसे पूछ लिया होता कि मोल्स बताओ, मोल्स बताओ इन 12.044 इंटू 10⁻24 कोई भी किसी भी चीज के एटम्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि यार यहां पर आपकी गिवन वैल्यू कौन सी है, मोल्स निकालेंगे तो यहां पर हमारी गिवन वैल्यू तो मैम 12.044 इंटू 10⁻24 है। लेकिन आपकी रेफरेंस वैल्यू क्या है, रेफरेंस वैल्यू तो 1 मोल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो तो सबके लिए सेम होते हैं। यस मैम, तो यानी कि यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल हुआ, ये 2 हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये 10 हुआ, यानी कि 20 मोल्स जो हैं वो आपके पास में एटम्स आ चुके हैं, राइट। तो बच्चे इतना आसान है अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ है तो, ठीक है। तो यानी कि हमें मोल्स आ गए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, राइट। यस, अब आपको एक और चीज पढ़नी है, उसके बाद में एक इजी सा हम एक फॉर्मूला चार्ट बना लेंगे, उसके बाद में टेंशन खत्म, राइट। अब अगर मैं आपको आगे बोलूं तो मोल्स आप निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है बच्चा।
ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। जब आप मोल्स फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो सबसे पहले अपने पास ये मेंशन करके रखना है दैट ये आप सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम की टर्म्स में अगर आप कभी मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आप सिर्फ गैसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमेशा कोई भी गैस हो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज टेम्परेचर हमेशा होगा आपका 273 केल्विन, प्रेशर होगा आपका 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो मैम यहां से आपकी जो बच्चा रेफरेंस वैल्यू आई वो क्या आ गई मैम, 22.4 आ गई। तो अब मुझे कोई भी वॉल्यूम दी हो उसको मैं 22.4 से डिवाइड करके मोल्स निकाल सकते हैं, हाँ या ना। बिल्कुल, मोल्स क्या आ जाएंगे, जो भी आपकी गिवन वॉल्यूम होगी तो यहां आ जाएगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, राइट। और हम इस तरीके से मोल्स निकाल सकते हैं। क्लियर? यस मैम। तो चलो बच्चे, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी इन सभी चीजों को क्या करते हैं, एक साथ समराइज कर लेते हैं। यस मैम। तो चलो बच्चे, अगर आप इसको समराइज करेंगे तो आप यहां पर मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर मैम लिखेंगी मोल्स, ठीक है। अगर हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में निकाल लेते हैं पहले, हाँ क्योंकि वहीं से शुरुआत की थी तो वही सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, ऑफ पार्टिकल्स, तो कैसे निकलेंगे बच्चा, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू जो भी आपकी गिवन वैल्यू है तो गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, बस इस फॉर्मूला को यूज करो और आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, परफेक्ट। तो ये पहली चीज हमें क्लियर हो गई है। सेकेंड चीज देखते हैं बच्चा, सेकेंड चीज है मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, राइट। तो अगर आप मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास की बात करेंगे तो मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास कैसे निकालेंगे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू जो भी आपको गिवन मास दिया हो उसको किससे डिवाइड कर लो, उसको डिवाइड करना है मोलर मास से। मोलर मास उस पर्टिकुलर चीज का, सोडियम है तो सोडियम का मोलर मास, H2SO4 दिया तो H2SO4 का मोलर मास, राइट। यस मैम। तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है थर्ड पार्ट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं वॉल्यूम। तो ये सबसे पहले आपको यहां पर क्या लिखना है, आपको यहां पर कंडीशन लिखनी है दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस एट एसटीपी कंडीशंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीपी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बच्चे, जो भी आपकी गिवन वॉल्यूम है उसको आपको किससे डिवाइड करना है, 22.4 लीटर से, और आप यहां पर इस तरीके से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। तो बस इतनी सी चीज याद करनी है, इतना अगर हमें आता है तो हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। अगर आपने एक तरह से मोल्स फाइंड कर लिए तो आप इसको इस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। मान लो आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए कि भाई वॉल्यूम दी हुई थी, आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, आपसे किसी ने पूछ लिया कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो ये मोल्स और ये मोल्स बात तो एक ही है, हाँ। तो ये आपको आ गई ये वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। यानी कि इंटर कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चा, परफेक्ट। तो चलो यार, इतना तो क्लियर हुआ है, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो क्या है, ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो मोल के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसको पढ़ लो यार। मोल इज अ यूनिट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, राइट। यस मैम। मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड व्हाट नॉट, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं। 1 mole represents Avogadro number of particles. Yes ma'am, we know that. Avogadro's number is a universal constant. ऐसा नहीं है कि इंडिया में बोल दिया कि Avogadro नंबर की ये वैल्यू है, यूएस में चले जाओगे तो अलग हो जाएगी, नहीं बच्चे, ये यूनिवर्सल वैल्यू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सेम है, कांस्टेंट है, डोंट वरी, राइट। आपको पता है एक डे भी होता है, एवोगाड्रोस डे भी होता है, उसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी हम थोड़ा
पढ़ लेते हैं, राइट? यस, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कभी। अब आपको यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में पूछा क्या जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है? मैंने बोला 1 मोल क्लोरीन एटम्स। 1 मोल क्लोरीन एटम्स का मतलब है एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, और आई कैन से दैट दिस मींस 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स। कौन से? क्लोरीन के। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मोल्स ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल में बच्चे कितने क्लोरीन के एटम्स हैं, तो वीडियो को पॉज करो और पहले खुद ट्राई करो, फिर मैम का देखना आंसर, ठीक है? अगर आप यहां पर देखो तो मान लो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि 2 मोल्स ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन के एटम्स हैं। मैं क्या पूछ रही हूं यहां पर? क्लोरीन एटम्स कितने हैं। तो कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है? अगर Cl2 मॉलिक्यूल के 2 मोल्स बोले हैं, यानी कि 2 into एवोगाड्रो नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ठीक है? आपको पता है कि एक Cl2 मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं। अगर 2 Cl2 मॉलिक्यूल्स होते तो 4 क्लोरीन एटम्स होते, 3 होते तो उसमें 6 क्लोरीन एटम्स होते हैं, है ना? तो भाई अगर 2 into एवोगाड्रो नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं तो Cl के एटम्स कितने होंगे बच्चे? मैम बहुत इजी हो गया, इस पूरी वैल्यू को 2 into से मल्टीप्लाई कर दो, इतने क्लोरीन एटम्स होंगे। यानी कि टोटल आपके पास 4 एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स होंगे। और बच्चे ऐसे क्वेश्चंस हम इतने इजी क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं, तो इसलिए ये लॉजिक हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है, मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास में 3 मोल्स ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मोल्स NO2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 होंगे, है ना? सिमिलरली आप यहाँ पर O ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये अब आपका होमवर्क हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट, सेकेंड इज एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आप सेम इसी तरह से जैसे हमने ये किया, सेम इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम। अब अगर बच्चे आपको कभी किसी ने बोल दिया कि यार मास निकालो, अगर मैंने बोला कि आपको मुझे एटॉमिक मास निकाल के बताना है ऑफ लेट अस से CO2, तो बच्चे आपको ना यहाँ पर मासेस याद होने चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में दिए हो, बट हो सकता है कि क्वेश्चन में ना भी दिए हो, तो कैसे करेंगे? अगर CO2 का मास पूछा है तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है ना बच्चा, वो 12U होता है। तो 12 प्लस ऑक्सीजन इज 16, 2 है तो इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44U। एक एटम का मास जो होता है वो हमेशा यूनिफाइड मास में दिया जाता है, और जब मोल्स की बात करते हैं तो वो ग्राम्स में आपको मास मिलते हैं, ठीक है? यस मैम। तो यानी कि इस तरीके से आप एटॉमिक मासेस जो हैं बच्चा वो कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में जो और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं, जैसे कि आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना आता है। क्या आता है बच्चे? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है अब वो भी देख लो यार, क्योंकि इससे रिलेटेड ही तो क्वेश्चंस आते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? मान लो कि आपके पास में किसी भी चीज के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है? आइसोटोप्स क्या होता है मैम? बेटा आइसोटोप्स के बारे में हम इसी क्लास में थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि आइसोटोप्स ऐसे होते हैं, जैसे कि क्लोरीन की बात करूं मैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। क्लोरीन 35 भी यूनिवर्स में मिलता है, क्लोरीन 37 भी यूनिवर्स में मिलता है, ठीक है? अब मैं आपको अगर यहां पर बताऊं तो क्लोरीन 35 जो होता है ना बच्चे, वो 75% हमारे यूनिवर्स में होता है और ये 25% होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर 2 अलग अलग तरह के क्लोरीन्स प्रेजेंट हैं तो जो हम एक कॉमन मास लेते हैं वो क्या लें? तो बच्चे वो आप इसकी मोल परसेंटेज या फिर इसकी जो प्रेजेंस होती है ना, इसका एवरेज लेते हो। तो ऐसे केसेस में जहां पर आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो अगर आप यहां पर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? देखो 75% है तो 75 अपॉन 100 ऑफ 35 प्लस
25/100 ऑफ 37। इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं जब आपको परसेंटेज दी होती है। अगर मोल्स दिए होते, मोल रेशियो दिया होता, तो आप मोल्स को मल्टीप्लाई करते और एवरेज ले लेते उनका, राइट? यस, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं अपने एवरेज एटॉमिक मासेस को जब आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर है, राइट? यस, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड ऑब्वियसली हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अब हम उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है, फिर मैम का अप्रोच देखना है। परफेक्ट, तो चलो यार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। आपको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास बताना है। ओके, तो यानी कि इसके लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता क्या है। कैसे पता चलेगा? देखो बच्चे, एनहाइड्रस से एक चीज हमेशा समझ लेना, पानी नहीं है। एनहाइड्रस मतलब नो वाटर, ठीक है? अब सोडियम कार्बोनेट है तो बच्चा इतना हमें आना चाहिए, हम थोड़ा फॉर्मूलाज लिखना भी सीखेंगे, बट सोडियम कार्बोनेट की अगर आप बात करो तो सोडियम है और कार्बोनेट है, ठीक है? तो इसका चार्ज 2- होता है, इसका प्लस होता है। तो अगर आप यहाँ पर इनके चार्जेस को इस तरीके से लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा Na2CO3। तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चे आपसे सिर्फ इसका मास पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इतने लकी हो आप कि आपको मासेस भी गिवन है। हो सकता है ना दियो, लेकिन अब हो लकी तो मैं क्या करूं, हो, ठीक है? तो यानी कि बस सीधा यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। अगर आप सोडियम के मास की बात करो तो 23 है, 2 है तो 23 × 2 प्लस कार्बन हमें 12 दिया हुआ है, प्लस ऑक्सीजन हमें 16 दिया हुआ है, इसको इंटू 3 कर देंगे। तो क्या अब हमें कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं मैम। सॉल्व कर लो बच्चा, सॉल्व कर लो और आंसर टिक कर दो, राइट? यस, तो कैलकुलेशंस अब आपकी ड्यूटी है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो कैलकुलेशंस आप करेंगे, हिंट्स मैम देंगी, ठीक है? परफेक्ट, तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। परफेक्ट, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है दैट अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 आइसोटोप्स। वीडियो पॉज किया कि नहीं? वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर देना है। आई नो दैट कि कई बस सीधा क्वेश्चन देखते हैं, मैम ही कर देंगी। तो जब मैम ही कर देंगी तो आप क्या करोगे? आपको करना है, तो वीडियो पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन को करना है, ठीक है? अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 आइसोटोप्स। अब बोलता है कि ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स हैं विद मासेस 16U and 18U, ठीक है? The proportion of these isotopes in the sample is 3:1, यानी कि इनका मोल रेशियो हमें 3:1 दिया है। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 16U वाला जो ऑक्सीजन है और 18U 2 आइसोटोप्स हैं और इनका मोलर रेशियो आपको 3:1 दिया हुआ है, ठीक है? अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 16 वाले के 3 मोल्स हैं तो 3 × 16 प्लस 18 वाले का 1 मोल है तो 1 × 18 डिवाइडेड बाय बच्चे टोटल मोल्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 1। तो क्या करना है? बस इसको सॉल्व करना है। तो क्या इसको बच्चा पार्टी सॉल्व कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है, राइट? यस मैम। तो सिंपल कर लो यार, 16 × 3 18, ये कर लो तुम लोग सॉल्व, ठीक है? परफेक्ट, इसको आप आंसर निकाल लेना। वैसे तो डी आंसर आएगा, है ना? डी लग रहा है मुझको, यही आएगा ना? 16 × 3 6 3 18 8 1 3 148 प्लस ये हो जाएगा 18/4। यस मैम। तो ये हो जाएगा 12 प्लस दिस इज 9/2, यस दिस 16.5 आएगा, है ना? यस मैम। तो यानी कि ये आपका आंसर होगा, आप कर सकते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड बच्चा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन इज। अब आपको मीथेन में बताना है, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन में। तो यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे, तभी तो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप मोलर मास ऑफ मीथेन बताओ यार कितना होता है? मीथेन क्या होता है मैम? CH4 होता है। कार्बन का मोलर मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 विच इज 16 ग्राम्स जो है वो आपका मोलर मास आता है। इनफैक्ट इसको 16 ग्राम्स पर मोल लिखते हैं, ठीक है?
मोल्स निकालो बच्चा। मोल्स जब हम मास के टर्म्स में निकालते हैं तो गिवन मास हमें कितना गिवन है 16 डिवाइडेड बाय द मोलर मास बच्चा विच इज 16, दिस इज 1, राइट। तो यानी कि 1 मोल आ गया। अगर आपके पास में 1 मोल है तो आपके पास में 1 मोल क्या है बच्चे, CH4 है। तो 1 मोल CH4 में कितने CH4 मॉलिक्यूल्स होंगे मैम? एवोगाड्रो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? हाँ, तो एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मैम ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट? यस, परफेक्ट है। मजा आ रहा है? आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है। मजा तभी आएगा जब वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद करोगे, फिर आएगा मजा। मैम ये कहाँ ले आए? कभी सब्जी मंडी ले जाते हो, कभी गाड़ियां दिखाने लग जाते हो। गाड़ियां भी दिखानी जरूरी है यार। अब ऐसे इमेजिन करो मैम के साथ कि आप लोग कहाँ गए हो, आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गए हो, ठीक है? यस। तो अब यहाँ पर मैम आपको समझाना क्या चाहती है उस चीज को देखो यार। मैं आपको एक कार दिखा रही हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि इस कार को बनाने के लिए सोचो कि मैं बोलती हूँ कि इस कार को बनाने के लिए टायर्स चाहिए, हाँ, और क्या चाहिए मैम? कार को बनाने के लिए टायर्स चाहिए होते हैं, मान लो सीट्स चाहिए होती हैं। अब मेरे को ना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि कार कैसे बनती है, तो मैं सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें जो दिख रही है वही बोल सकती हूँ। तो टायर्स चाहिए, सीट्स चाहिए और बॉडी चाहिए, मान लो पूरी की पूरी बॉडी चाहिए, ठीक है? तो मुझे पता है कि टायर्स तो 4 चाहिए मिनिमम, ठीक है? मुझे पता है कि और भी होते हैं बट मिनिमम 4 चाहिए, ठीक है? यस। सीट्स भी मान लो 4 ही चाहिए और बॉडी मान लो 1 चाहिए, ठीक है? हाँ, ये तो रिक्वायर्ड है एक कार को बनाने के लिए, ठीक है? अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने आपको दिए 40 टायर्स, ठीक है? मैंने आपको दिए 40 सीट्स, मैंने आपको बॉडी जो है वो सिर्फ 2 ही दी, ठीक है? सिर्फ 2 बॉडी दी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर टोटल कितनी कार्स बनेंगी? पूरी की पूरी कंप्लीट कार कितनी बनेगी? आप कहोगे कि मैम 2 ही बनेगी। क्यों बच्चे, 2 ही क्यों बनेगी? अगर टायर्स 4 चाहिए होते हैं तो इसके हिसाब से 10 कार्स बन सकती हैं। बॉडी सीट्स 4 चाहिए होती हैं तो इसके हिसाब से 10 कार्स बन सकती हैं। बॉडी के हिसाब से अगर देखो तो सिर्फ 2 ही कार्स बन सकती हैं, ठीक है? यानी कि आपने क्या देखा बच्चे कि ये कितने ज्यादा हैं, फर्क नहीं पड़ता। जो चीज सबसे कम है वो डिसाइड करती है कि आपकी कार या आपकी कोई भी चीज कितनी बनेगी। यानी कि तुम कितने ज्यादा चीजें तुम्हारे पास है, दैट डजंट मैटर। जो तुम्हारी अंदर सबसे कम वाला होगा ना वो डिसाइड करेगा कि चीज कितनी बनेगी। कोई रेस में अगर आप भाग रहे हो तो मान लो कि वो वाली रेस है जिसमें आपको एक एथलीट को दूसरे एथलीट को वो क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, ठीक है? आई डोंट नो उसका नाम क्या होता है बट यस, वो वाली जो रिले रेस काइंड ऑफ होती है, यस। तो उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें क्या होता है, आप कितना भी तेज भागो कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर आपका कोई एक फ्रेंड है जो बहुत स्लो भागता है तो आप डेफिनेटली हारोगे। आप चाहे कितना भी तेज भाग लो आप डेफिनेटली हारोगे क्योंकि आपका फ्रेंड वो धीरे भागता है, राइट? यानी कि जो चीज स्लो होती है, जो चीज कम होती है वो डिसाइड करती है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट कितना बनेगा। और इसमें जो सबसे कम चीज होती है वो पूरी की पूरी खत्म भी होती है। अगर आप यहां देखोगे तो बॉडी पूरी की पूरी खत्म होगी, 2 की 2 यूज हो जाएंगी और वो फिनिश हो जाएंगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा 8 एक्स्ट्रा रह जाएंगे। तो यानी कि जो कम चीज होती है वो पूरी यूज भी होती है और वो ही डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कितना बनता है। और इसीलिए इसी बॉडी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सेम इसी तरह से आपके रिएक्शंस में भी ऐसा ही होता है। जो रिएक्टेंट सबसे कम होता है वो पूरा रिएक्शन में कंज्यूम होता है और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा और उसे ही लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे करेंगे, ठीक है? यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन आपको दी है a + 2b gives you 3c, यानी कि इस रिएक्शन को मैं लिख लेती हूं a + 2b gives me 3c, ठीक है बच्चे? यस। अब वो कहता कि अगर 2 मोल्स ऑफ ए हैं आपके पास में, आपको यहां पर मोल्स दे दिए क्या, 2।
बी के आपको 5 मोल्स दे दिए और आपसे पूछा है कि सी कितना फॉर्म होगा। तो बच्चे इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो कम अमाउंट में है। उसको फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, यहां पर एक रेशियो देखा करो, हमेशा रेशियो देखा करो। रेशियो क्या देखना है, जो भी आपके रिएक्टेंट के मोल्स दिए हुए हैं, यानी कि इसके मोल्स 2 दिए हुए हैं, इसको डिवाइड करना है किससे, ए के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, यानी कि ए के आगे जो लिखा होता है वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। जैसे यहां पर 1 होगा, कुछ नहीं है तो, और यहां पर 2 है तो ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। तो जो आपके मोल्स दिए हैं वो डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ए के आगे तो कुछ नहीं है तो यानी कि 1 होगा। सिमिलरली यहां पर रेशियो देखो, 5 आपको गिवन मोल्स है डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बच्चा दैट इज 2, तो यहां पर आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अब ये रेशियो देख लो क्या क्या आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है और यहां पर 2.5 आ रहा है। जिसका ये रेशियो कम होता है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ए का ये रेशियो कम है, इसलिए आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो ए है, और ए आपका कम अमाउंट में है तो ए डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। ए होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझना है। ये रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसका रेशियो कम आएगा वो डिसाइड करेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ए आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो ए बताएगा कि सी कितना फॉर्म होगा, बी एक्सेस में रह जाएगा। तो जब अब ए को देख लो कि जब 1 मोल ए रिएक्ट करता है तो 3 मोल सी बनते हैं। अगर 1 मोल रिएक्ट करता है ए तो 3 मोल सी बनते हैं। तो अगर 2 मोल ए रिएक्ट करेगा तो कितने मोल सी के बनेंगे, डबल। यस, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि मोल्स ऑफ सी जो फॉर्म होंगे वो कितने होंगे बच्चे, 3 into 2 which is equal to 6, राइट। तो यहां से 6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट में सिंपल सी चीज यही करनी है, हमेशा मोल्स अगर दिए हुए हैं तो बहुत बढ़िया, अगर मोल्स नहीं दिए हुए तो हम मोल्स कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। मोल्स निकालो, रेशियो निकालो, देखो कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट देखकर उसी के हिसाब से प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और इससे रिलेटेड बच्चे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, अब वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। बार बार बोल रही हूं, खुद ट्राई करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रिएक्शन ऑफ 1 मोल NH3 एंड 1 मोल O2 रिएक्शन आपको दी है इज कैरीड आउट टू कंप्लीशन, देन क्या होगा। चलो रिएक्शन को लिखते हैं। अगर हम देखें तो 4NH3 हमें गिवन है प्लस 5O2 गिवन है, वो हमें 4NO प्लस 6H2O देता है, ठीक है। यस मैम, आपको मोल्स गिवन है बच्चा, कितने, एक ही मोल NH3 का, एक ही मोल O2 का, तो यानी कि इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल। तो क्या करूं मैम, रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले मैम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही मैम रेशियो फाइंड आउट करेंगी तो 1/4, ये 1/5। तो बच्चे कौन सी वैल्यू कम आएगी, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये तो 0.25 आएगी, ये 0.2 आएगी। तो यानी कि इस बार O2 जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्योंकि इसका रेशियो कम है। यस मैम। तो बच्चे अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो आपको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पूरा का पूरा कंज्यूम होता है और जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस। ऑल द O2 गैसेस कंज्यूम्ड, ओ यस, O2 गैस आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम होता है। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या कहता है, 4 मोल्स ऑफ NO इज प्रोड्यूस्ड। अगर ये 5 मोल होता है तो 4 मोल होते हैं, अगर इसका एक ही मोल होगा तो बच्चे इसका 4/5 मोल बनेगा, राइट। यस मैम, ये तो यूनिटरी मेथड है, आप यूज करके देख सकते हो। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। थर्ड इज 1.5 मोल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस्ड। देखो यार, जब ये 5 मोल यूज होता है तो वो 6 बनता है, तो अगर ये 1 यूज होगा तो वो 6/5 बनेगा। तो 1.5 तो किसी हाल में नहीं बनेगा, 6/5 बनेगा, राइट। यस मैम, परफेक्ट। तो ये भी आंसर सही नहीं है। ऑल द NH3 इज कंज्यूम्ड, नहीं, NH3 आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, राइट। यस मैम, तो यानी कि यहां से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, और वो आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको इसने हेल्प किया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है।
परफेक्ट बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम एटम पर आ गए हैं, थोड़ी सी एटम के बारे में बात करते हैं बच्चे। अगर आप एक एटम की बात करते हो तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो हमें इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहता है that magnitude of charge on electron is -1.6 into 10 raised to the power -19 coulombs। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है that mass of electron, आपको mass of electron याद होना चाहिए, 9.108 into 10 raised to the power -28 ग्राम्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? यस मैम, ये दो चीजें आपको बच्चे याद होनी चाहिए, तभी चीजें क्लियर होंगी। अब इसके आगे जो चीज आने वाली है ना, वो है सबसे अमेजिंग, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम्स, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो आप क्या कहोगे? मैम, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, कर देते हैं बच्चे, यानी कि -1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू एवोगाड्रो नंबर, विच इज -1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। क्लियर है? यस। अब बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूं कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू 96500 कुलॉम के क्लोज आती है, ठीक है। इसके क्लोज आती है, माइनस साइन क्या है, मैं मैग्नीट्यूड बता रही हूं आपको, तो 96500 कुलॉम के आसपास आपकी वैल्यू आती है, और इसी को आप 1 फैराडे भी बोलते हो, इसी को आप 1 फैराडे भी बोलते हो। तो यानी कि 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको 1 फैराडे भी बोला जाता है। अगर आपको कोई 2 फैराडे चार्ज बोले तो इसका मतलब है 2 × 96500 कूलॉम चार्ज, एंड दिस मीन्स दैट बच्चा, दिस इज द चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी चीज है। अगर फैराडे समझ आया तो कुछ भी दे दो, 2 फैराडे, 3 फैराडे, 4 फैराडे, 5 फैराडे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, राइट? यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि 1 फैराडे क्या होता है। अगर पेपर में पूछ लिया तो हम कभी गलत नहीं करेंगे यार, हम तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। परफेक्ट, यस। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब थोड़ी थियोरेटिकल वाला पार्ट आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पता लग गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ था? ऐसे थोड़ी है कि बस आंखें एकदम से उठे और बोला अच्छा ठीक है यार इलेक्ट्रॉन है ये, इसको इतना चार्ज दे दो। नहीं, बहुत कैलकुलेशंस की हैं, बहुत रिसर्चेस की हैं, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था बच्चे? जे थॉमसन ने। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, साल याद हो ना हो, नाम जरूर याद होना चाहिए, बिकॉज नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन बच्चा। कैथोड रेज जो है उन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्या बोलता है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट और पाथ। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स जो हैं अगर मैं सब पढ़ूंगी तो मतलब ये तो रीडिंग हो गया ना, मैं आपको समझाती हूँ, आप इसको रीड करोगे, राइट? तो चलो मैं अब आपको समझाती हूँ कि कैथोड रेज होता क्या है। प्रॉपर्टीज तो आई थिंक मेरी बच्चा पार्टी खुद रीड कर सकती है, राइट? तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए हूँ, तो मैं आपको समझाऊंगी। परफेक्ट। अगर बच्चे आप कैथोड रेज की बात करते हो तो कैथोड रेज कैसे आई, कैसे इनको डिस्कवर किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब आप कैथोड रेज की बात करते हो तो क्या किया गया बच्चे? कैथोड और एनोड में दोनों रेज एक साथ ही समझा दूंगी, उसके बाद में आपको सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। क्या हुआ था, मान लो आपके पास में इस तरीके से एक पूरी की पूरी कैथोड ट्यूब थी, ठीक है। इसके यहां पर आपके पास में क्या था? कैथोड था, एंड लेटर से इस साइड पे एनोड था, ठीक है। इस साइड पे एनोड था। अब क्या किया, यहां पर ना एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन लगाई, दैट इज योर फ्लोरेसेंस स्क्रीन। क्या लगाई? इसे कहा जाता है फ्लोरेसेंस स्क्रीन, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे, यहां पर ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन क्या करती है, जो हमारे टीवी में भी होती है ना, वो भी एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है। अब क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आकर इसको स्ट्राइक करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आकर इसको स्ट्राइक करता है तो लाइट होती है, एकदम से ऐसे लाइट क्रिएट होती है, तो पता चल जाता है कि कोई चार्ज पार्टिकल ने आकर इसको स्ट्राइक किया है, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चे, यहां पर हमने क्या किया, बहुत ही थोड़ी बहुत ऐसे कोई भी गैसेस जो थी, जैसे अब हम हमारे रूम की बात करें तो इसके अंदर गैसेस तो होंगी,
यस तो कोशिश किया गया कि सारी की सारी गैस निकाल लो, मतलब बहुत ही कम प्रेशर रखा गया, लेकिन कुछ गैसेस तो फिर भी रह गई, राइट। यस तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत गैसेस प्रेजेंट थी, थोड़ी बहुत, ठीक है। अब क्या किया गया कि जब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल लगाया गया, तो क्या हुआ, जो भी गैसेस थी वो आयनाइज हो गई। आयनाइज होने का क्या मतलब है, मान लो आपके पास में H2 गैस है, तो H2 गैस जो है वो H2 प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए गए। तो इसी तरह से सभी गैसेस आयनाइज हो गई, तो सभी गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ गए। मान लो कि मैंने बोला कोई O2 गैस को हम आयनाइज करेंगे तो O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूं, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से आयनाइजेशन हुआ, जो भी गैसेस थी वो आयनाइज हो गई। अब क्या होगा बच्चे, आपको पता है कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। यस मैम। तो अब आप ध्यान से देखो बच्चे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं। अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, वो तो सिर्फ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाई पोटेंशियल लगाया, जो भी गैसेस थी वो आयनाइज हुई, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये क्या हुआ, एनोड की तरफ भागे, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ भागे। जब चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल था, जब एनोड की तरफ गया तो यहां पर स्ट्राइक किया, तो यहां पर क्या हुआ, एक लाइट क्रिएट हुई। और साइंटिस्ट ने कहा कि ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका चार्ज नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ से आ रहा था, इसलिए उन्होंने इसको कैथोड रेज नाम दे दिया। तो इसलिए जो रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे थे उनको कैथोड रे बोला गया, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो बच्चे, चाहे H2 से इलेक्ट्रॉन आए, चाहे O2 से इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो चाहे कोई भी नेचर ऑफ गैस हो, इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कैथोड रे सेम ही रहती है। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। तो ये तो था आपका कैथोड रेस। कैथोड रेस कैसे बनी, अब सुनो एनोड कैसे बनी। अब ध्यान से सोचो, अगर इसी फ्लोरेसेंस लाइट को मैं कैथोड की तरफ ले आऊं, ठीक है, हाँ, तो अगर आप इस लाइट को इस कैथोड रे की तरफ ले आओगे, मान लो अब मैंने इधर फ्लोरेसेंस लाइट ले आई, तो अब क्या होगा बच्चे, अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये किस तरफ जाएगा, मैम ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली गैसेस थी ये इस साइड गई, है ना, इन्होंने इधर स्ट्राइक किया, तो इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें थी इनको कहा गया एनोड रेस, क्योंकि ये एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रही थी, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी, और पॉजिटिवली चार्ज है तो उनको एनोड रेस बोला गया। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो H2 प्लस है बच्चे, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, यस मैम। तो यानी कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं। एनोड रेज अलग अलग गैसेस यूज करो तो अलग अलग गैसेस आती हैं, क्योंकि H2 आएगी, O2 आएगी, CO2 आएगी, लेकिन कैथोड रेज में तो इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि जो कैथोड रेज हैं वो आपकी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। लेकिन एनोड रेज जो H2 प्लस होंगी, O2 प्लस होंगी, अलग अलग गैसेस होंगी, तो इसलिए एनोड रेज जो होती हैं वो आपकी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चे। आई होप आपको ये समझ आई है कि एनोड रेज और कैथोड रेज के बीच में मेजर फर्क क्या है। मेजर फर्क ये है कि कैथोड रेज जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती कि इसके अंदर कौन सी गैस है, क्योंकि निकलना तो इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन एनोड रेज जो होती हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, क्योंकि एनोड रेज जो होती हैं वो गैस से बनती है ना, यस मैम, गैस के न्यूक्लियस से बनती है। तो परफेक्ट बच्चा, ये मेजर डिफरेंस था आपके एनोड रेज और कैथोड रेज के बीच में। इसका रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड अब आपको सारी चीजें भी समझ आ जाएंगी। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको पता है कि किस तरीके से फाइंड आउट किया गया था, ठीक है। द बीम ऑफ कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्वियसली वो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। कैथोड रेज आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होते ही होते हैं। यस मैम, ये भी क्लियर है। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज, ये सारे पॉइंट जो हैं बच्चे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाएगा, तो इसलिए हमें वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ रही है चीजें, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट।
ये यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है, आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो यार। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा, फ्लोरेसेंस स्क्रीन है आपके पास में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये आपकी कैथोड रे है, ये आपका कैथोड है, और ये सारा का सारा आपको समझाया गया है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की थियोरेटिकल चीजें देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो देखो तो कितना आएगा, ये इंटू होगा और ये 10⁸ है, ठीक है बच्चे। तो थॉमसन, जे थॉमसन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू इट्स मास बाय, अब चार्ज टू मास रेशियो किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। क्या रेशियो था, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय, किसने मेजर किया था, आर के मिलिकन ने किया था। आर ए मिलिकन ने आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है जहां से उन्होंने आपको E/m रेशियो, दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो दिया था। चार्ज बाय मास रेशियो बच्चे आपको पता होना चाहिए, तो मिलिकन ने दिया था, क्या रेशियो था, और हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रेशियो किसने दिया था, मिलिकन ने दिया था। एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चे। तो ये तीन चीजें हैं, अगर आपको क्लियर है तो बहुत बढ़िया है, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आई थिंक आपको इतना तो समझ आया है। परफेक्ट, वेरी गुड बच्चा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन आएंगे। प्रोटॉन में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, प्लस का हो जाएगा बस। यस, मास जो है बच्चे दैट इज इंपॉर्टेंट, विच इज 1.673 × 10⁻24 ग्राम्स। तो मास आपको याद होना चाहिए, तभी चीजें आसान होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप प्रोटॉन के मास की बात करोगे तो प्रोटॉन इज मच हेवियर देन योर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसको नेग्लिजिबल कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी, एनोड रेज जो हमने पढ़ी थी वो एक्चुअली प्रोटॉन सी थी, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम वाज शोन बाय गोल्डस्टीन। तो यहां पर आपको गोल्डस्टीन ने कौन से ईयर में डिस्कवरी की थी वो भी बता दिया। परफेक्ट। When high voltage is supplied across the electrodes, बिल्कुल सेम कहानी जो हमने एनोड रेज में पढ़ी है वही बोली गई है। A new kind of rays emerges from the hole in the anode opposite to the cathode. These rays are called as anode rays. Right? एक्सपेरिमेंट भी समझ आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट बच्चा। आगे ये थर्ड थ्योरी है, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। आई होप आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज बिल्कुल बिल्कुल जो हमने कैथोड रेज में पढ़ी वही एनोड रेज में है, बस मेजर डिफरेंस इतना है कि एनोड रेज आपकी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं बच्चे, इस चीज को मत भूलना, ठीक है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है जब आपको कोई कंफ्यूज करना चाहता है। तो यहाँ पर आपके पास में सेटअप है, मैंने आपको वो पूरा सेटअप एक्सप्लेन किया था, वो यहीं पे है। ये देखो यहाँ पर रेड ग्लो है, ये प्रेशर है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ से आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो। वैक्यूम पंप का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा गैस को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एनोड है और ये इस तरीके से कैथोड की तरफ जा रही है। और रेड ग्लो क्यों आ रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जाकर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। यस मैम। तो अब हमें सेटअप भी समझ आ गया है। देखो, एयर एट वेरी लो प्रेशर, यहाँ पे बोल रहे हैं ना एयर एट वेरी लो प्रेशर, दैट इज बहुत ही कम एयर है, लेकिन एयर तो होगी ना, एग्जैक्ट वैक्यूम तो नहीं मेंटेन किया जा सकता। बस इससे हमें समझ आ जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड बच्चा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अब देखो तो अब हमने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, प्रोटॉन की बात कर ली, तो हमें न्यूट्रॉन की भी तो बात करनी पड़ेगी। यस, तो न्यूट्रॉन के बारे में भी आपको बताया गया है दैट दे आर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। देखो यार, किसने डिस्कवरी दी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। These particles are neutral, कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बाकी के दोनों होते हैं बट ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। Their mass is same as that of hydrogen atom, so its mass is this। तो यार एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसके मास को याद करना है तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम जो हमने प्रोटॉन का मास पढ़ा था उसी के नियर अबाउट ही इसका मास होता है, ठीक है बच्चे। परफेक्ट, वेरी गुड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर अच्छा ठीक है वो मैं आगे बताऊंगी जब मैं आपको मास नंबर निकालना सिखाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। सब रुक जाओ, सब शांति से एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे
बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जितना मैंने पेपर एनालाइज करके देखा है, इतने क्वेश्चंस आते हैं ना इस पार्ट से कि आप इसको कभी मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान से सुनो कि ये क्या है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर बात करो बच्चे, तो किसी भी एलिमेंट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूं सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम में बच्चे आपको यहां पर क्या समझना है कि यहां पर इसका मास नंबर होता है और यहां पर इसका एटॉमिक नंबर होता है। हमेशा याद रखना, किसी भी एलिमेंट को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल, उसका मास नंबर, उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये यहां लिखा हुआ है, परफेक्ट। क्लोरीन 35, ये 11 क्यों लिखा है, ये 17 होगा, ठीक है, परफेक्ट, एंड सो ऑन। अब आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या यहां पर आगे लिखी हुई है, पहले देख लेते हैं। नहीं तो अब मैम यहां पर आपको बताएंगी बच्चे, जब आप एटॉमिक नंबर की बात करते हो, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके नंबर, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन तो निकल भी सकता है, जैसे कि हम अगर Na+ की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए मैं कभी नहीं कहती कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, लेकिन प्रोटॉन कभी भी नहीं निकल सकते, इसलिए एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मास नंबर की बात करते हो तो आपका जो मास नंबर होता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, मास नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है ए से बच्चे। तो जो आपका मास नंबर है ए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होता है टू द मास नंबर। क्लियर है? यस मैम। तो एटॉमिक नंबर हमें समझ आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर हमें समझ आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये दो चीजें अगर आपको क्लियर है ना बच्चे, तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कि अगेन हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 2311। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू 11, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। अगर मैम पूछ ले कि मास नंबर क्या है, तो यानी कि 23 है, तो 23 किसके इक्वल है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के, है ना। यस मैम। प्रोटॉन्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो 11, तो क्या आप न्यूट्रॉन्स बोल सकते हो 23 - 11 विच इज इक्वल टू 1 to 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके 12 आ गए, ठीक है। तो यहां से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन भी पूछूं तो न्यूट्रल है ना, तो ये भी 11 ही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे इतने ज्यादा आते हैं ना, इतने ज्यादा कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, किस तरीके से हमें निकालना है, ये सब चीजें अगर आपको आती है ना, तो आप शॉर्ट अपने मार्क्स जो है ऐसे पहले ही फिक्स करके जाओगे कि यार ऐसा क्वेश्चन आया तो 2 मिनट में, 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिए, 1 सेकंड में कर दूंगा, 1 सेकंड में कर दूंगा, राइट। यस, ऐसा होना चाहिए। परफेक्ट। अब आपके सामने ये इतने टाइप्स हैं, ये सारे के सारे आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होते हैं ध्यान से सुन लो यार। आइसोटोप्स, मैंने कहा था ना, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं बच्चे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, अगर आइसोबार्स की बात करो तो ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम होता है, यानी कि क्या सेम होगा, उनका ए सेम होगा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना, दैट इज सेम। ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है आइसोबार्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप आइसोटोन्स की बात करोगे तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तो आपको कैलकुलेट कर करके देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन आएगा कि आपको एलिमेंट्स दे दिए, पूछ लिया कि क्या ये आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, तो आप बता सकते हो कि वो क्या है, हाँ, है ना। यस मैम। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज एलिमेंट्स जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आइसोटर्स होते हैं, ये जनरली इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता बट स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया रखने के लिए आप इसको देख सकते हैं, जो सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यस, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो ऊपर वाले 4 हैं इनसे तो बहुत ही बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज आइसोडाइफोस, एलिमेंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n-z, ठीक है बच्चे। ये वैल्यू आपको बस पता होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। n - p वैल्यू जो होती है एक्चुअल में ये क्या है, n - p ही तो है,
यस मैम। पैरामैग्नेटिक ऐसे स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायामैग्नेटिक ऐसे स्पीशीज जिसमें पेड स्पीशीज हैविंग जीरो, यस, जिनमें जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीजें जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर्स, इन सब से रिलेटेड है। तो आपको ये सब पता होने चाहिए यार, ये सब पता होने चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। यस, परफेक्ट। तो यानी कि इतना हमें क्लियर हो चुका है मैम, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर थॉमसन्स मॉडल। देखो यार ये मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक हम देख लेते हैं, बस थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। थॉमसन मॉडल क्या था यार, सिंपल, सबने वाटरमेलन तो खाया है, यस, तो बस वही चीज है यार। थॉमसन ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो ये रेड वाला पार्ट है ना, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स हैं ब्लैक वाली वो क्या है, वो सीड्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है। बस उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है और न्यूट्रल होता है, बस इतनी सी चीज बताई और कुछ नहीं बताया। तो ये आपका थॉमसन मॉडल था। थॉमसन मॉडल जो है उसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और क्या क्या नाम प्लम पुडिंग मॉडल से जाना जाता है, ये इतनी चीज आपसे पूछी, बस और कुछ नहीं, राइट। यस, तो इसके बारे में जो थ्योरी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी एंड आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा मॉडल था, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें तो हमें इसमें बताई नहीं, राइट, परफेक्ट। तो इतना क्लियर हो गया है, ये थ्योरी आप जरूर पढ़ लेना, ये मैं आपके लिए रख रही हूं, ये आपका होमवर्क है कि क्लास के बाद में हमें इसको एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। ऐसा मत सोचना मैम ने स्किप कर दिया तो हम भी स्किप कर दें, नहीं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। यस, परफेक्ट। आगे देखो बच्चे, आगे क्या कहता है, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल थॉमसन मॉडल के बाद आया था। रदरफोर्ड एक्चुअल में थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो अब रदरफोर्ड ने कहा कि अगर मेरे टीचर ने कुछ बोला यानी कि उन्होंने एब्सोल्युटली करेक्ट बात बोली है, ठीक है। तो अब ये थ्योरी जो है बच्चे, वो तो मेरी बच्चा पार्टी खुद देखेगी, मैम तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाएंगी, मैम आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाली हैं। तो अब उन चीजों को देखो, क्या बोलता था रदरफोर्ड ने, क्या किया रदरफोर्ड ने, एक्चुअली इस तरीके से एक पोलोनियम मेटल लिया जिसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो एक्स रेज, अल्फा रेज, इस तरीके की रेज देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अल्फा रे जो होती है आपको पता होना चाहिए वो क्या है बच्चे, वो आपकी हीलियम में से आप जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे तो उसको रदरफोर्ड मॉडल तो उसको अल्फा रेज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, यहां पर एक ZnS स्क्रीन, दैट इज योर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो जैसी पहले पढ़ी थी ना हमने फ्लोरेसेंस स्क्रीन, बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन थी, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे, यहां से अल्फा रेज जो है वो निकली, यहां से अल्फा रेज निकली, यहां पर उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड शीट लगा दी, यहां पर उन्होंने क्या किया, एक पतली सी गोल्ड शीट लगा दी, और उन्होंने सोचा कि मेरे टीचर ने मुझे ये कहा था कि सारे के सारे जो यहां पर आपके एटम्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लम पुडिंग के हिसाब से, राइट। यस, तो अब आपको वहां पर क्या समझना है कि यार अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना, यानी कि एक इक्वल डिफ्लेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या वो सुनो। जब आपने यहां से देखा तो इलेक्ट्रॉन यहां से जब गया तो वापस से पीछे आ गया, लेकिन जब इधर से गया तो थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ और आपको यहाँ पर लाइट्स दिखी। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन वापस से इधर आ गया, मैम इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, सॉरी, अल्फा रे बच्चा, सॉरी अल्फा रे, है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल जो है बच्चे, जो यहां से गया वो वापस से पीछे क्यों आ गया, ये क्वेश्चन है। अगर पूरे के पूरे सरफेस में, पूरे के पूरे एटम में इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो फिर इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है तो सब में इक्वल डिफ्लेक्शन आना चाहिए था, हाँ, लेकिन सब में इक्वल डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आया, इसका आंसर अब हमें चाहिए। तो इसके आंसर के लिए क्या किया गया, ध्यान से सोचा गया तो पता लगा कि सारा का सारा जो आपके एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हमें थॉमसन ने बताया था कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इक्वली, ऐसा नहीं होता। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कहीं पर
ऑक्यूपाइड होता है। तो यानी कि अगर सारा का सारा एटम के सेंटर में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जब हीलियम 2+ यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जैसे ही वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या हो जाएगा बच्चे, वो वापस से इधर चला जाएगा। अब बाकी का पूरा एटम जो है, अगर आप एटम की बात करो तो ये एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर यहाँ पर आकर कोई स्ट्राइक करेगा तो वो वापस चला जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। लेकिन अगर बाकी के एरिया में जाएगा तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा और डायरेक्ट निकल जाएगा। यहां से रदरफोर्ड को समझ आया कि जो थॉमसन ने बोला पॉजिटिव चार्ज पूरा के पूरे चार्ज में सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसा नहीं होता। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसलिए उन्होंने इस एरिया को नाम दिया न्यूक्लियस। तो अब आपको यहां से समझ आना चाहिए कि न्यूक्लियस का नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड चले तो अपने टीचर की तारीफ करने थे, उनके काम को अप्रिशिएट करने थे, बट उन्होंने अपनी ही नई डिस्कवरी कर दी। ठीक है, तो इतनी सी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको सारा का सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो यार, ये आपका पोलोनियम शीट थी, यहाँ से ये गोल्ड शीट थी, यहाँ से आपने अल्फा रेज स्ट्राइक कराई, और मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, तो इसलिए ये अल्फा रे जो है वो वापस आ गई, बाकी की सारी डिफ्लेक्ट हो गई। सेंटर वाली थी वो नहीं हुई, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को रिपेल किया। राइट, यस। तो यहाँ पर ये देखो बच्चे, जो ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड तो वापस से डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन बाकी के सारा खाली स्पेस था, इसलिए डायरेक्ट निकल गई। ठीक है, यस। ये थॉमसन के हिसाब से कंसिडर किया जा रहा था कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सभी के सभी को निकलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हुआ। तो यहां से हमें पता चला कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइट, यस। तो ये रदरफोर्ड मॉडल था बच्चे, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पर आपको सारे के सारे पोस्टुलेट्स मिल जाएंगे, जो जो चीजें मैंने बोली हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। आपको इनको समझना है, पढ़ना है, एक बार गो थ्रू करना है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमें आगे क्या समझना है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। हाँ, एक्सेप्ट हाइड्रोजन क्यों लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैम हमें इतना पता है कि अगर आप हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करते हो तो उसके अंदर क्या होता है बच्चे, नंबर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यस मैम, लेकिन अगर आप एक और चीज देखो तो मास नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और अगर आप हाइड्रोजन के मास की बात करो तो 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। लेकिन अब क्या होगा, अब कैसे 1 हो सकता है, क्या ये 0.5 होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रोटॉन तो एक ही होगा, न्यूट्रॉन तो एक ही होगा, इसलिए हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपके न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं और प्रोटॉन 1 होता है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बिकॉज इन हाइड्रोजन यू हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 0 एंड प्रोटॉन्स इक्वल टू 1 एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चे, क्लियर है? आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए इज द मास नंबर, यहां पर ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन में गिवन है। क्लियर बच्चा, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ आगे देखें तो यहाँ पर आपके सामने अगेन वही जो रदरफोर्ड मॉडल हम पढ़ चुके हैं उसको और ज्यादा बेटर तरीके से आपको शो किया गया है। ठीक है, तो आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो हम समझ ही लेंगे। परफेक्ट बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो आपके पास में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। यहाँ पर आपको इनकी रेंजेस बताई गई हैं। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दिया गया है। जैसे कि अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड लाइट, राइट, वो जो ब्लू लाइट हमें हाथ पर दिखती है ना कई बार, वो इंफ्रारेड लाइट होती है। जब हम कोई इंफ्रारेड उसमें इंस्ट्रूमेंट में अगर आप कभी हाथ डालोगे तो आप देखोगे कि आपको वाइट ब्लू कलर की लाइट दिखेगी, वो आपकी इंफ्रारेड लाइट होती है। रेंज आपको यहाँ पर गिवन है। माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स जो आपके अवन्स होते हैं उनके अंदर माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। रेडियोवेव्स हमें पता है यार, रेडियो तो हम सुनते भी हैं, वही वाली रेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखती है, और इन सब की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है बच्चे वो आपको बताई गई है। ठीक है, यस मैम। अगर आप यहाँ पर देखो एक्सरेज, जो हम एक्सरे करवाते हैं वहां पर कौन सी वेवलेंथ की लाइट्स यूज होती है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, वो सब आपको इस टेबल में मिल जाएगा, और ये टेबल आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, परफेक्ट बच्चा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको लाइट के बारे में बताया गया है। फोटॉन से मिलकर लाइट बनती है, जो छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं उनसे आपकी लाइट बनती है, और यहाँ पर एनर्जी जो है वो E = h न्यू दी जाती है, जहाँ पर h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे, ठीक है। यस मैम, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला भी आपको इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पता है एनर्जी = h न्यू। वी ऑल्सो नो दैट C = न्यू लैम्डा, राइट। C यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, राइट। यस मैम, तो यानी कि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। परफेक्ट बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये सब चीजें हमारी लॉजिकल चीजें हैं, सिंपल आपको फॉर्मूलाज यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको याद होने चाहिए। परफेक्ट, आगे हम बोहर्स मॉडल की बात करते हैं। बोहर्स मॉडल के मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बोहर्स मॉडल के बारे में जो पता होनी चाहिए। बोहर्स मॉडल में क्या था बच्चे, दैट बोहर ने आपको ये बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको एटम का बोहर मॉडल मिलता है, ठीक है। बोहर ने आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए थे, जैसे कि रेडियस का फॉर्मूला दिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था, रेवोल्यूशंस का दिया था, टाइम का दिया था, एनर्जी डिफरेंस बताया था। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बट आई वुड से कि ये आपको रटना नहीं है, ठीक है। एक बार गो थ्रू जरूर कर लो, बट ऐसे रटने मत बैठना। बोहर मॉडल का जो मेन चीज है वो आपको याद होनी चाहिए कि बोहर मॉडल ना बच्चे सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे एप्लीकेबल होता है। बोहर मॉडल किस पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ ऐसे एटम्स जो यूनी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। हीलियम पे होगा नहीं, लेकिन अगर आप हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो फिर वो हाइड्रोजन जैसे हो जाएगा, यूनी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, फिर वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2+ के ऊपर जो है वो आपका बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा, यानी कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर आपका जो मॉडल है वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर है बच्चे, परफेक्ट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चल चुकी है कि बोहर मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इज योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बोला गया है, दैट प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी। एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनर्जी जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी जो होती है वो निकाली जाती है एज एनर्जी = h न्यू। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, देखो यार, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और यहाँ पर एनर्जी इज = h न्यू, जहाँ पर h क्या है, आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी, जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। अगर आप इसको और ज्यादा स्पेसिफाई करो तो आप बोल सकते हो h = c/λ, यानी कि एनर्जी जो होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है लाइट की, उतनी कम एनर्जी होती है उसकी, राइट। यस, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, राइट। द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज क्वांटाइज्ड, thus E = NH न्यू, राइट। छोटे छोटे पैकेट्स में आपकी एनर्जी प्रेजेंट होती है। क्लियर है बच्चा, सिंपल फॉर्मूलाज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैम ये कहाँ ले आए, ये नहीं समझ आ रहा, अब समझाती हूँ ना मैं आपको। देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है, मान लो मैंने आपको बोला कि आपको कहाँ जाना है, चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी को चंडीगढ़ जाना है किसी एक पर्टिकुलर घर में अपने फ्रेंड से मिलने। तो जब आप चंडीगढ़ जाओगे बच्चे, तो सबसे पहले आप चंडीगढ़ पहुंचोगे, आप चंडीगढ़ पहुंचे, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। चंडीगढ़ जाने के बाद में आप क्या करोगे, आप सेक्टर ढूंढोगे, राइट। चंडीगढ़ से आप कौन से सेक्टर, सिटी से आप सेक्टर में जाओगे, कौन से सेक्टर में आपके फ्रेंड का घर है। यस मैम, तो यानी कि ये आपका दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा बच्चे, तीसरा स्टेप होगा कि इस सेक्टर के अंदर आप सोसाइटी देखोगे कि कौन सी सोसाइटी में आपको जाना है ना। यस मैम, यानी कि कौन सी सोसाइटी में कौन से घर में आपको जाना है, तो ऐसे कर लेते हैं, हाउस बोल देते हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेप होगा कि आप क्या देखोगे कि कौन से घर में जाना है।
घर में जाने के बाद में भी मान लो घर में 2 लोग हैं, तो घर में 2 लोग होंगे तो आपको अपने फ्रेंड से मिलना है, तो 4th स्टेप क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड से मिलोगे उसके घर में जाकर, राइट। तो ये मैंने क्या बताया, आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आपने 4 चीजें की, सिटी देखी, सेक्टर देखा, घर देखा और फिर आप अपने फ्रेंड से मिले। तो बच्चे सेम इसी तरह से आपने जिस तरह से अपने दोस्त को ढूंढा, सेम इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हो। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए आपको 4 चीजें चाहिए होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपने दोस्त के एड्रेस के लिए चाहिए थी। अब इस बात को समझो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। क्या हुआ, आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन का घर देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, n चाहिए। n क्या है बच्चे, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। और ये आपके लिए सिटी है, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन की सिटी है, सबसे बड़ी, इसके अंदर बाकी सब चीजें हैं, ठीक है, ये समझ आया। इसके बाद में आता है आपका L, दैट इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्या है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है बच्चे, और अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो आपका सेक्टर है, ठीक है। सिटी के बाद में आप उस सिटी के सेक्टर में जाते हो, ठीक है। उसके बाद में M जो है वो आपका क्या है बच्चे, हाउस नंबर है, ठीक है, वो क्या है आपका हाउस नंबर है। तो यहाँ ओके, मैंने यहाँ पर हाउस नंबर लिख दिया, रुक जाओ, इसे मैं लिखती हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और बच्चे ये हो गया आपका हाउस नंबर, ठीक है। अब यहां पर S जो होता है वो होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये क्या है, ये है आपका फ्रेंड। जो 2 लोग थे उनमें से जो एक रह गया वो है आपका फ्रेंड, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए आपको इन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। इतना तो समझ आया होगा, 4 क्वांटम नंबर जरूरी होते हैं, क्लियर है। इसके आगे आपको क्या समझना है, इसके आगे देखो बच्चे, अगर आप n की बात करते हो तो कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, अगर आप L की बात करते हो तो L की वैल्यू होती है फ्रॉम 0 टू n-1, राइट। L की वैल्यू होती है फ्रॉम 0 टू n-1। अगर आप इसके नीचे ml पे आते हो तो वैल्यूज होती हैं +L टू -L। मैं इसको समझाऊंगी कैसे। और अगर आप स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात करते हो तो उसकी वैल्यू तो सिर्फ 2 ही होती है, क्योंकि 2 ही लोग हैं, हमेशा या तो +½ या फिर -½ अब समझो कैसे, अगर आपका n की वैल्यू 2 है, ठीक है, n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 से n-1 हो सकती है, यानी कि L या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। अब 2 सेक्टर हैं तो आप दोनों सेक्टर में अलग अलग घर ढूंढोगे, हाँ, तो यानी कि L इज इक्वल टू 0 के लिए आपके ml की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, +L टू -L, यानी कि 0, +0 से -0 यानी कि सिर्फ 0 ही है। लेकिन अगर आप L की वैल्यू 1 की बात करो तो आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +L से -L हो सकती है, यानी कि +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, राइट, यस। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज आ गई आपके पास में ML की, ठीक है, क्लियर है। यहां पर अगर आप ML इज इक्वल टू 0 की बात करोगे तो इसमें S की वैल्यू +½ और -½ ही होंगी। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो ML की 3 वैल्यूज हैं आपके पास में, तो यानी कि ML इज इक्वल टू +1 में भी S की वैल्यू +½ होगी और -½ होगी, ML इज इक्वल टू 0 में भी S की वैल्यू +½ और -½ होगी, और ML इज इक्वल टू -1 में भी S की वैल्यू +½ और -½ होंगी। तो यानी कि आपको उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए ML में तो सिर्फ 2 ही जगह देखना है, लेकिन जैसे जैसे आपके L की वैल्यू बढ़ेगी आपकी ML की भी वैल्यूज बढ़ती रहेंगी। तो बच्चे ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके L की वैल्यू 0 होती है तो हम उसे S सबशेल कहते हैं। S क्या कहते हैं, सबशेल कहते हैं। अगर आपके L की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम P सबशेल कहते हैं। अगर आपके L की वैल्यू 2 होती है तो हम उसे D सबशेल कहते हैं। अगर L की वैल्यू 3 होती है तो SPDF सबशेल कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूं
अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 3D ऑर्बिटल है और मुझे इसके सारे के सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे कि n की वैल्यू आपकी 3 है। ये जो होता है वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूं कि l की वैल्यू बताओ, तो l की वैल्यू क्या होगी? d है, तो d में देखो क्या वैल्यू होती है? 2, तो यानी l की वैल्यू आपकी 2 है। तो अगर l की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? ml कैन बी फ्रॉम +l टू -l, यानी कि +2 +2 +1 0 -1 -2, और हर एक के अंदर आपके s की वैल्यू +½ और -½ होगी, यानी कि यहां पर भी +½ -½ सिमिलरली आप यहां पर भी +½ -½ और सिमिलरली बाकी सबके लिए भी आप s की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर बता दो कि l की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने आने चाहिए बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में, अगर मैम इसी में आपसे पूछ ले कि बच्चा जल्दी से बता दो कि 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 3D में, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सोचो, आपको पता है कि n आपका 3 है, l की वैल्यू आपकी 2 है, और आपको पता है कि 2 जो है ml की वैल्यूज जो होंगी वो क्या क्या हो जाएंगी? +2 +1 0 -1 -2, हर किसी में 2 2 होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 × 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैम 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि यहां से आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 2 × 2l + 1। अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करो तो l की वैल्यू 2 है, तो 2 2s are 4, 4 + 1 5, तो दिस इज इक्वल टू 10। अगेन जो आपने यहां पर कैलकुलेट किया वही 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां पर भी आ गए, राइट? यस, तो इस तरीके से बच्चे आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा। यहां पर जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। यस, जब हम छोटे क्लासेस में होते थे तो हम KLM से रिप्रेजेंट करते थे, अब हम n = 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। यस, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको फॉर्मूलाज दिए हैं, डायरेक्टली आप अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो आप कैसे फॉर्मूलाज से यूज करके निकाल सकते हैं। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में मैं आपको ये सब समझा चुकी हूँ, एक बार सारे फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लेना बच्चे, ताकि आपको और ज्यादा हेल्प हो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं उन्हीं चीजों को आपको यहाँ पर लिख कर बोला गया है, ठीक है। अगर मैं सारा रीड करने लगी तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने नोट डाउन कर दिया एंड मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप ये सब चीजों को पढ़ सके, ठीक है। यस मैम, क्लियर है बच्चा? क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, अब हम इन सब चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अगेन वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करना है बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? कौन सा एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बताता है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर देना है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे वो हमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बताते थे, है ना? यस मैम, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखें बंद कर कर इसको सही करना है, ठीक है। परफेक्ट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कहता है दैट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम 2713 इज, ठीक है। तो लिख लेते हैं एल्यूमिनियम 27 एंड 13। बच्चा वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपका एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन्स आपके 13 है, मास नंबर आपका 27 है। आपको पता है दैट मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे a माइनस पी विच इज इक्वल टू 27 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 14। तो 14 दैट इज ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि इसको मिस मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑल दीज? इन सब के रिगार्डिंग क्या चीज एब्सोल्युटली करेक्ट है? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एटॉमिक नंबर तो किसी के सेम नहीं है,
ठीक है मैम, एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं है, मास नंबर सेम है क्या? नहीं मैम, मास नंबर भी सेम नहीं है, ये देखो किसी का भी मास नंबर सेम नहीं है, नहीं। लेकिन अगर आप सब में इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, अगर आप सब में इलेक्ट्रॉन्स देखोगे बच्चे, तो हर एक में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नियॉन है तो यहां पर तो इसका 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है बच्चे, और एक इलेक्ट्रॉन Na+ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो जब 11 थे एक लूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, यस मैम। F- है तो F- यानी कि 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो 9 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस लगा है यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 9 पहले थे एक और ऐड हो गया यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। Mg2+ बच्चे एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 लूज कर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो सब में बच्चे 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और जब सभी स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम पढ़कर आए थे कि उसे क्या कहा जाता था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यस मैम, तो यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर कहीं ऑप्शन है तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, यस ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट क्यों नहीं होगा? दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्या वो आइसोमर्स है? नेक्स्ट क्या है? दे आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कैसे हो सकते हैं? एटॉमिक नंबर ही सेम नहीं है, नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी जो है बच्चे वही आपका करेक्ट आंसर है। परफेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन कहता है दैट एन एटम इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, असर्शन के हिसाब से असर्शन ट्रू है कि जब भी आप एक एटम की बात करते हो तो उसमें न्यूट्रल नंबर ऑफ उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। अगर वो आइसोलेटेड है, उसका कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ है, तो यस, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है। बिल्कुल फर्स्ट जो स्टेटमेंट है असर्शन वो ट्रू है। नेक्स्ट कहता है दैट एटम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंटेन करते हैं? नहीं, अलग अलग भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है। क्लियर है? यस मैम। तो यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं? दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन क्या है बच्चे? फॉल्स है। ये आपको समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो एल्यूमिनियम का ही एग्जांपल लो, तो एल्यूमिनियम में ही आप यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करोगे तो 13 है, और प्रोटॉन्स की बात करोगे तो 14 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपका रीजन जो है वो फॉल्स है। परफेक्ट, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आ गया है, तो देखो ध्यान से और सॉल्व करो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन 18 एंड आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इज। तो हमसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो हमें पता है कि जब भी आप एक न्यूट्रल एटम की बात करते हो तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि अगर 8 है तो 8 ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस मैम, न्यूट्रल है ना, कुछ नहीं बताया, प्लस माइनस चार्ज तो बताया ही नहीं है, तो जितने प्रोटॉन्स है बिल्कुल उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। इजी? यस मैम, परफेक्ट बच्चा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दैट बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल। बोहर्स थ्योरी कहाँ एप्लीकेबल होती है बच्चे? मैम वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स पे होती है, एटम्स पे होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो यस मैम, एक एटम प्रेजेंट होता है, इस पे एप्लीकेबल है। हीलियम प्लस बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लूज कर दिया तो मैम यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी एप्लीकेबल होगी। लिथियम 2+ बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लूज कर दिए तो यूनी इलेक्ट्रॉन ही रह गया। यस, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। राइट? यस। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और हम इसे चुटकी में क्वेश्चन के आंसर्स कर देते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, द रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी वाज गिवन बाय। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में क्या रिलेशन था? मैम आपने कहा था कि एनर्जी जो होती है वो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया था तो हमने एच लगाया था, और इस एच को मैम हमने प्लैंक्स कांस्टेंट बोला था, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी याद की थी हमने, 6.6 × 10⁻³ -34 जूल सेकेंड। यस मैम।
तो प्लैंक्स थ्योरी थी, तो ऑप्शन डी आंसर होगा ना यार। बिल्कुल मैम, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो हम ऐसे 2 मिनट तो मैम ज्यादा बोल रहे हो, 5 सेकंड में कर सकते हैं, राइट? यस, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट, बताओ यार न्यूट्रॉन्स कहां प्रेजेंट नहीं होते? एक ही तो है, हाइड्रोजन। याद है हमने बात की थी, जब आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन का मास नंबर बच्चा 1 होता है, एंड मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर भी 1 है तो प्रोटॉन्स तो 1 होंगे ही होंगे। तो जब ये 1 है तो न्यूट्रॉन को क्या होना पड़ेगा? हैज टू बी इक्वल टू 0। यस मैम, तो हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, राइट? यस, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज के सेशन हमने यहीं पर खत्म कर दिया है। यस, तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। आज हमने सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखा, उसके बाद में हमने एटम्स पढ़ा कि एटम्स किस किस चीज से बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी कि अगर आपको कोई एटम या कुछ दे दिया तो आप उसको कैसे स्टडी करोगे, राइट? यस, प्रोटॉन्स कैसे निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं, इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने मॉडल्स पढ़े जिनसे रिलेटेड चीजें आपसे थियोरेटिकल ज्यादा पूछी जाएंगी, न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली मैं बता रही हूँ कम ही पूछे जाएंगे, बट थोड़ा सा आपको गो थ्रू जरूर करना चाहिए। फिर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, राइट? आई होप आपको आज के सेशन ने हेल्प किया होगा बच्चे। थ्योरी जरूर पढ़ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट्स एक बार जरूर रीड करना, एंड कमेंट सेक्शन में मैम को जरूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा एंड आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।